केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा और प्रहार लेकर हाजिर हूं। प्रहार में सबसे पहले बात बांग्लादेश में फैलाए गए जहर की करने जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर उग्र भीड़ देखी गई, भारत विरोधी नारे देखे गए और बवाल देखा गया। तस्वीरें बता रही हैं कि वहां हालात अपने आप नहीं बिगड़े, बल्कि उन्हें बिगाड़ा गया है। बांग्लादेश की सत्ता कमजोर दिख रही है और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर कट्टर सोच सड़क पर उतर आई है। इस आग में पेट्रोल पाकिस्तान से डाला जा रहा है। जो देश भारत से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं रखता, वो बांग्लादेश की जमीन को मोहरा बनाकर प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। सिक्योरिटी एंगल से अगर देखें तो अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें जमती हैं तो उसका असर सीधे भारत की पूर्वी सीमा पर पड़ेगा। घुसपैठ, कच्चर विचारधारा और भारत विरोधी नैरेटिव तीनों एक साथ आगे बढ़ेंगे और यही आतंकिस्तान चाहता है। भारत विरोध की स्क्रिप्ट रावलपिंडी में लिखी जा रही है और उसे ढाका की सड़कों पर पढ़ा जा रहा है। भारत की सहायता से अस्तित्व में आए देश में आज भारत के खिलाफ नफरत का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि आतंकी फैक्ट्री ने अब नया पता ढूंढ लिया है। पूरी डिटेल इस खबर पर आपको देंगे। दूसरी खबर, एक ऐसी धमकी की जिसने सियासत और सुरक्षा दोनों को एक साथ अलर्ट पर ला दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीमा पार से धमकाने की कोशिश की गई और वजह बताई जा रही है एक सार्वजनिक घटना जिसे मजहब से जोड़कर जहर बनाया जा रहा है। जब भी भारत में पहनावे, पहचान या धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा मुद्दा उठता है, सीमा पार बैठे दुश्मन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये वही पुरानी रणनीति है जहां भारत के अंदर सामाजिक तनाव भड़काया जाता है, माहौल को जहरीला बनाया जाता है? दुनिया के कई देशों में इस तरह के मुद्दों पर नियम बने हुए हैं, फैसले हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा हंगामा नहीं हुआ। तो फिर भारत में हर बार आग क्यों लगती है? और क्या उस आग में घी डालने के लिए पड़ोसी मुल्क हमेशा तैयार बैठा रहता है? इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, उस बयान की जिसने देश की नब्ज पर सीधा हाथ रख दिया। दत्तात्रेय हासपुले नदी की पूजा करने, सूर्य नमस्कार करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उसी बात को लेकर अब धार्मिक मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। अब जरा समझिए, यहाँ किसी से उसकी इबादत छोड़ने की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी पर कुछ थोपने की घोषणा नहीं हुई है। बात उस जमीन की हो रही है जिस पर हम और आप रहते हैं, उस हवा की हो रही है जिसमें हम सांस लेते हैं, और उस जीवन शैली की है जो शरीर और प्रकृति दोनों को जोड़ती है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, धार्मिक ठेकेदार सक्रिय हो गए, मौलाना मैदान में उतर आए। सूर्य नमस्कार पर छिड़ गए संग्राम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। क्या भारत विरोध के लिए पड़ोसी देश को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मुल्ला मुनीर के चमचे बांग्लादेशी मौलाना की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का एक पूरा कबीला ढाका की सड़कों पर उतर आया। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के बीच पश्चिम बंगाल में भगदड़ मची हुई है। बांग्लादेशी अपना सारा सामान कंधे पर रखकर दबे पांव बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागने की फिराक में, और इनके सबूत मिटाने के लिए उनकी देखिए झुग्गी झोपड़ियों को किस तरह जलाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के सबूत मिटा रही है। ये पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुनी इस्लाम एरिया में आग लगा दी गई। बीजेपी का कहना है कि आग ममता दीदी के कहने पर लगाई गई है, जिससे बांग्लादेशियों के सारे सबूत मिटा दिए जाए। अब देखें, पूरी बस्ती है, रोहिंग्या झोपड़ी है जो जलकर खाक हो गई है और आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें आग लगाई गई है, खुद से नहीं लगी है। देखिए, ये एसआईआर का डर है जिसके चलते बांग्लादेशी, आप इस तस्वीर में देखिए, अपना सामान पैक करके कैसे भाग रहे हैं। आप तस्वीर को गौर से देखिए
और ये तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं, जहां बांग्लादेश में भी कुछ इस तरह की भगदड़ का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा है और यही वजह है कि देखिए सामान पैक करके निकल रहे, यही लोग रहते हैं इस देश में, तो आपको जो सुविधा मिलती है उसका उपभोग ये करते हैं, तो अच्छा हो रहा है ना कि ये जा रहे हैं। पूरे देश में शुद्धिकरण चल रहा है। तो वहीं ममता दीदी के गढ़ में छिपे बांग्लादेशी अब पुलिस की पकड़ में भी आ रहे हैं। उत्तरी दिनाजपुर की पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो चोरी छिपे पश्चिम बंगाल के अंदर अपना कब्जा जमाए हुए थे। और ये सिर्फ कब्जा नहीं जमाते हैं, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं ना आपकी बेहतरी के लिए, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में छिपे बांग्लादेशी बिल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या जमीन और क्या समंदर, कहीं भी इन्हें बख्शा नहीं जा रहा। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ये देखिए 2 बांग्लादेशी नावों को पकड़ा जिसमें 25 लोग सवार थे। ये सभी बांग्लादेशी हैं जो भारत के अंदर अपनी जड़ें जमाना चाहते थे। ये तस्वीर जरूरी इसलिए है कि समझ में आए कि क्यों हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में एक तरफ केंद्र सरकार का ऑपरेशन शुद्धिकरण चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी पर आरोप लग रहे हैं कि वो बांग्लादेशियों के सबूत मिटाने में लगी हुई हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी लगातार भाग रहे हैं, जो नहीं भाग रहे पुलिस उन्हें पकड़ रही है। एसआईआर के चलते बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। 16 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई थी। इसमें 58,20,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। अब बांग्लादेशियों की झोपड़ियां खाली हो रही हैं। बंगाल के न्यू टाउन इलाके में ऐसी ही झोपड़ी में आग लगी। बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशियों के सबूत मिटाए जा रहे हैं, आग लगाकर सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। बांग्लादेशियों के भागने के बाद आग लगवाई गई है। बीजेपी ने कहा कि ममता दीदी आग से खेल रही हैं। ये बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। अब देखिए, एक तरफ ममता दीदी पर आरोप है कि वो आग से खेल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बुलडोजर से खेल रहे हैं। यहाँ योगी मॉडल के सहारे देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेशियों के नामों निशान मिटा रहे हैं। बांग्लादेशियों को किस तरह खदेड़ा जा रहा है, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और समझिए। देखिए, अब एक तरफ योगी मॉडल से बांग्लादेशियों का इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी फोर्स भी लगातार बिल में छिपे बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रही है। योगी आदित्यनाथ का सीधा ऑर्डर है, जल्द से जल्द एक बांग्लादेशी को डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। और यही वजह कि काम में बहुत मुस्तैदी दिखाई जा रही है। उसी मुस्तैदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर मुल्ला मुनीर के चमचों ने कब्जा जमा लिया है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस भी कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर का ही चमचा है। मतलब पाकिस्तानी मौलाना और बांग्लादेशी मौलाना दोनों का डीएनए एक ही है। दोनों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा हुआ है और दोनों की चाल बता रही है कि अब एक ब्रह्मोस को 2 दिशा में चलाने का वक्त आ चुका है प्रहार करने का। रावलपिंडी तो अभी तक ब्रह्मोस की मार भूला नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी अब सिंदूर वाले इलाज की मांग बहुत तेजी से उठ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी अब बांग्लादेश के अंदर अपना ठिकाना सेट कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं हाफिज सईद के गुरगे इब्तिसाम इलाही की है, जो लगातार बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी टेरर फैक्ट्री लगाने में जुट चुका है। ये कई बार ढाका की गलियों में कट्टरपंथ का जहर बोते हुए देखा गया है और ये गवाही देती तस्वीरें बता रही हैं कि मुल्ला मुनीर का ये गुर्गा अब बांग्लादेश में अपनी जहर वाली खेप तैयार करना चाहता है। और देखिए, यही वजह है कि अब बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का काफिला नजर आने लगा है। पाकिस्तान से आउटसोर्स किए गए आतंकी अब बांग्लादेश में अपना कब्जा जमा रहे हैं। ये जमाते इस्लामी की रैली है जिसकी तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की फौज खड़ी कर रही है। आप देखिए कितने कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे हुए हैं। जमाते इस्लामी की ये रैली देखिए। इन कट्टरपंथियों ने ही बांग्लादेश की हसीना सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद शेख हसीना को जान बचाकर भारत में आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी भारत में। लेकिन ये कट्टरपंथी आज भी एक महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
और ये उनका क्या हाल करना चाहते हैं इन तस्वीरों से समझिए। जब साल 2024 में इन कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के घर पर हमला किया था, किया है और यही हश्र करना चाहते हैं। और शेख हसीना के ही नाम पर ये कट्टरपंथी अब बेलगाम हो चुके हैं। ये कट्टरपंथी जिहादी क्लास लेने के बाद अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ढाका के अंदर मुल्ला मुनीर के चमचों का जमघट लगा हुआ है, जो लगातार बांग्लादेश के अंदर मुनीर की कट्टरपंथी ट्रेनिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी यहां आप देख रहे हैं। कैसे बवाल मचा हुआ है ढाका में, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे। बैरिकेडिंग का क्या ये हश्र कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी जमात है और मुनीर की कट्टरपंथी जमात अब बांग्लादेश में अपनी पकड़ बना रही है। ये तस्वीरें यही बता रही हैं। मुल्ला मुनीर की जियादी फैक्ट्री से निकली कट्टरपंथियों की ये फौज अब यूनुस के लिए जमीन तैयार कर रही है, जो शेख हसीना के नाम पर वहां के लोगों को भड़काकर चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और अंतरिम प्रधानमंत्री ही बने तो उसके बाद अब इन्हें परमानेंट टिकट चाहिए। और यही वजह है कि इस कट्टरपंथ को ये भी हवा देने में लगे हुए हैं। और इन जिहादियों को रोकने के लिए मोहम्मद यूनिस एक नई नौटंकी कर रहे हैं, जहां इन कट्टरपंथियों का इलाज करने के लिए नकली फोर्स खड़ी की जा रही है, जो इन्हें रोकने के बजाय उकसाने का काम कर रही है। आप खुद देखिए तस्वीर में। देखिए नकली फोर्स है ये, जो सड़कों पर गश्त तो लगा रही है, लेकिन इन कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रही है, इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। ये जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर की सरपरस्ती में बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस कदर बेलगाम है कि अब वो भारत को धमकी देने पर उतर आए। बांग्लादेश की पार्टी एनसीपी का नेता हसनत अब्दुल्ला भारत के हाई कमिश्नर को तलब करने की बात कह रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसके इलाज की क्या तैयारी है आगे बताएंगे। उससे पहले आप जरा बयान सुन लीजिए इन साहब का। আজকে শুনছি বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে, যে কেন আমরা ওই কথা বলছি, ধমক দিছে নাকি ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না লাঠি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। देखिए अब एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बाहें फैलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब ओमान पहुंचे तो किस तरह मुसलमान नेता उत्साहित नजर आए हैं, आप इस तस्वीर को देखिए और कैसे उनका भव्य स्वागत किया गया है। आप समझिए कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं भारत के। ओमान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को एक बार फिर आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जो हम यहाँ अभी आपको दिखा रहे हैं, जब मुल्ला मुनीर के ही दादा परदादा कुछ इस तरह भारतीय सेना के सामने जमीन पर लौटते हुए दिखाई दिए थे।
तस्वीर है साल 1971 की, जब भारत ने बांग्लादेश का नक्शा खींचा था और मुल्ला मुनीर के दादा परदादा को बांग्लादेश से बाहर भगाया गया था। आज ये तस्वीरें मुल्ला मुनीर पर एतबार करने वाले मोहम्मद यूनिस को भी देख लेनी चाहिए। नहीं देखिए तो फिर से देख लें, हालांकि याद होगा उन्हें कि उनका देश अस्तित्व में कैसे आया है, और नहीं याद है अगर तो हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि अगर भारत ने साथ नहीं दिया होता तो आज भी पाकिस्तान का ही हिस्सा होते और दबे कुचले हालातों में होते। बांग्लादेश में मुल्ला मुनीर के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने वाले मोहम्मद यूनुस को यह भी जानना चाहिए कि मुनीर की पाकिस्तानी आवाम के सामने क्या हैसियत है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम तो खुद ये कह रही है कि मुनीर की जियादी सेना भारत की शूरवीर सेना के सामने अपनी दुम दबाकर भागती है। खुद वहां से गवाही आई है, सुनिए आप। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर बोझ के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती हैं। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर बोझ के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती हैं। बांग्लादेश के पास अब आखिरी मौका है, और अगर अभी भी उसने अपने अंदर से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को नहीं भगाया तो भारत क्या कार्रवाई करेगा, उसका एक ट्रेलर दिल्ली से लॉन्च कर दिया गया है, जहां बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया और किस तरह बांग्लादेशी उच्चायुक्त सफाई देने के लिए पहुंचे। आप जरा तस्वीर देखिए, तलब करते ही आना पड़ा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब भारत बुलाता है तो आना पड़ता है। अब भारत किस तरह बांग्लादेश का इलाज करने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स आपको दे देते हैं। शेख हसीना को कट्टरपंथी नेतृत्व ने भगाया। हसीना के जाते ही यूनुस ने कमान संभाली। यूनुस चीन का पपेट है, पाकिस्तान का यार है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का सौदा कर दिया। बांग्लादेश में आतंकियों के हेलीकॉप्टर उतारे गए। अक्टूबर महीने की बात है, हाफिज सईद का गुर्गा भी पहुंचा। हमने अभी आपको प्रहार में तस्वीर दिखाई। इब्तिसाम इलाही, यही था गुर्गा जो पहुंचा मुनीर का, और लोगों को ब्रेन वॉश करने ये ढाका पहुंचता है, उनसे मुलाकातें शुरू करता है। उसने घूम घूम कर बांग्लादेश में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया। कट्टरपंथी क्लासेस में भारत विरोध का जहर उसने भरा, और वही जहर अब अपना रंग दिखा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास इसका पुख्ता इलाज है। भारत जल्द ही बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, ये अंदर खाने से हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब एक तरफ बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुआ समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है, और दूसरे मुल्कों में सताए गए इस समुदाय के लोग आज मोदी का स्वागत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। অনুরোধ করব যে আপনারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ দল নির্বিশেষে আমরা যাতে তাহিরপুরে যেতে পারি। हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को भारत में सहारा दिया जा रहा है, तो वहीं सबसे बड़े फुटबॉल स्टार मेसी भी हिंदू धर्म से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जहां वो अनंत अंबानी के वंतारा पहुंचे तो खुद तिलक लगाकर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। अब आप सोचिए कि मेसी को आपने कभी ऐसे सोचा था कि वो ऐसे पूजा कर रहे हो, लेकिन ये तस्वीर भारत में सामने आई। कैसे भारत से भगाया जा रहा है ये आप समझ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ढाका के बंकरों में मुल्ला मुनीर के चमचे शरण ले रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना किस तरह इनका इलाज करने जा रही है, क्या तैयारी है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
बांग्लादेश की सड़कों पर मुल्ला मुनीर की विचारधारा बह रही है। ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा लिया। बांग्लादेश में खिलौना सरकार चल रही है, वो खिलौना जिसकी चाबी पाकिस्तान से भरी जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में एक विरोधाभास है। जिस बांग्लादेश की नींव ही भारत की मदद से पड़ी हो, उस बांग्लादेश में आज मुल्ला मुनीर के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। बांग्लादेश में मुनीर के जिहादी सड़कों पर उतर आए। भारत से सीधी लड़ाई में मार खाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने जिहादियों को उतार चुका है। भारतीय हाई कमीशन के पास इन कट्टरपंथियों ने जोरदार हंगामा किया। जुलाई ओइकिया नाम के संगठन ने भारत विरोधी मार्च निकाला। हजारों की भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने की जिद पर अड़ी रही। बांग्लादेश की जमीन से उठते भारत विरोधी सुर के पीछे कोई और नहीं बल्कि रावलपिंडी से भेजा गया लश्कर का ही एक आतंकी है। वो आतंकी जो ढाका में कट्टरपंथियों की सेना खड़ी करने निकला था। इस आतंकी का नाम है इब्तिसाम इलाही, जो 25 फरवरी को पहली बार ढाका पहुंचा था। यह हाफिज सईद का खास गुर्गा है जो बांग्लादेश में मोइजू रोग फैला रहा है। लेकिन जो बात ये आतंकी नहीं जानते वो ये कि बांग्लादेश में एक एक कट्टरपंथी पर भारतीय जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। इनके इलाज की तैयारी दिल्ली में लगातार चल रही है और अब एक बार फिर बांग्लादेश की जमीन को इन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से मुक्त कराने का वक्त है। बांग्लादेश की नसों में कट्टरपंथ का जहर भरने वाला पाकिस्तान आज चोरी छिपे आतंकियों को आउटसोर्स कर रहा है। वो बांग्लादेश की जमीन पर आतंकी नई फैक्ट्री खोलना चाहता है। लेकिन मुल्ला मुनीर शायद 1971 की वो तस्वीरें भूल गया जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटनों के बल बैठकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा था। और समय का चक्र अब शायद एक बार फिर घूमने वाला है। इस बार मुल्ला मुनीर को घुटनों पर बैठाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान की आतंकी विचारधारा पर प्रहार का यही समय है, सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश अस्तित्व में ही भारत की वजह से आया है और अगर भारत चाहे तो बहुत कुछ बदल भी सकता है। ये बात यूनुस को याद रखनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लेते हैं। नीतीश कुमार को कंगाल मुल्क पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। कौन है ये शहजाद भट्टी, बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि उसकी खोखली धमकी के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि धमकी दी क्यों गई है। पाकिस्तान में गैंगवार को बढ़ावा देने वाले शहजाद भट्टी का दावा है कि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले जिस तरह मुस्लिम लड़की का नकाब हटाया उससे इस्लाम का अपमान हुआ है और इसी मुद्दे को पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी ने हवा दी है। उसने खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हुए नीतीश कुमार को माफी मांगने की चेतावनी दी है। कहा क्या है, पहले सुन लीजिए। ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। आपको पता है, हंगामा इसलिए मचा क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके चेहरे पर लगा नकाब खींचकर हटा दिया। नुसरत परवीन नाम की इस डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाए जाने के मामले ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमलावर थे। उन्होंने एक महिला का अपमान किया, ये बार बार कहा जा रहा है और अब इसे इस्लाम के अपमान से जोड़ते हुए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दे डाली नीतीश कुमार को। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर शहजाद भट्टी है कौन। तो जैसा कि वो खुद शहजाद भट्टी दावा करता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वो तब चर्चा में आया जब उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। पहले दोस्त हुआ करता था, फिर दुश्मन हो गया और इसी के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग की थी। ऐसा माना जाता है कि शहजाद भट्टी दुबई में रहकर पाकिस्तान में अपनी गैंग ऑपरेट करता है। उसे फारूक खोखर नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन का करीबी माना जाता है और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि शहजाद भट्टी का नेटवर्क
पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला हुआ है। तो ये थे शहजाद भट्टी, जिनका पूरा डेटा हमने आपके सामने रखा। हालांकि सोशल मीडिया पर उसका ये धमकी भरा मैसेज असली है या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक ये मामला पटना आईजी को सौंप दिया गया है। अभी हमारे पास जांच के लिए हमने दिया है आईजी पटना को, इस पर जांच के लिए मैंने दिया है। फर्दर अभी कोई जानकारी इस पर नहीं मिली है। जो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आया है उस पर आईजी पटना इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर पाकिस्तान फिर एक बार मुस्लिम देशों का मसीहा बनने का मौका खोज रहा है। वहां के गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री आजमा बुखारी भी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं। क्या कह रही हैं वो, सुनिए जरा। कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। पाकिस्तान की जो मंत्री भारत में महिलाओं के सम्मान न होने के आरोप लगा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, उनको पहले अपने देश की हालत देख लेनी चाहिए। पंजाब प्रांत की मंत्री आजमा बुखारी को पाकिस्तान के ही सिंध में, आप ये तस्वीर देखिएगा, हिंदू महिलाओं और बहन बेटियों पर किया गया अत्याचार नहीं दिख रहा है। वहां कराची में 3 हथियारबंद गुंडों ने एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी किसी मुसलमान से शादी कराने के लिए उन्हें किडनैप किया गया है। तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए, निकाह कराने के लिए किडनैप किया गया, यह शक जाहिर किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इस फर्जी नैरेटिव को भारत ने धो दिया। जन सुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार को धमकी देने वाले शहजाद भट्टी को उसकी औकात याद दिलाई। सुनिए। ये शहजाद भट्टी वही है जो कुछ दिन पहले तक रावलपिंडी में जो है पंचर के दुकान पे टायर पंचर बनाया करता था। बात सही है, जाके गूगल पे आप सर्च मारिए, शहजाद भट्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये नीतीश कुमार जी को धमकी दे रहा है। अपने देश में जो है, तुम्हारे देश में 75 छेद है और तुम जो है भारत के बारे में सोच रहे हो। यार तुम्हारे देश में लोगों को खाने के लिए आटे नहीं मिल रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहे हैं, और तुम जो है नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हो। हमारे देश का इंटरनल मैटर है, हमें पता है कैसे सॉर्ट आउट करना है। देखिए, बड़ी बात तो यही है कि हमारे देश का इंटरनल मैटर है, इसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। इस मुद्दे पर देश में राजनीति हालांकि थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार के सीएम के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ी समाजवादी छात्र सभा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से घसीट कर अलग किया। उनमें कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर लेट गए, लेकिन पुलिस वालों ने कैसे उन्हें खींचकर गाड़ी में बैठाया, आप तस्वीर में देखिए, और उसके बाद हिरासत में लिया। अरे नीतीश कुमार माफी मांग, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संजय निषाद और नीतीश कुमार के नौकर है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, आज समाजवादी छात्र सभा के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर भी शुरू कर दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मोहम्मद इखलाक के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस पोस्टर में देखिए लिखा हुआ है कि सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र मांगती बच्चों का हिजाब हटाया जा रहा है। ये सारी चीजें इस पोस्टर में लिखी हुई हैं। नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटते वक्त एक बच्ची का हिजाब हटाने का जो विवाद है वो पटना से लेकर लखनऊ तक देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही एक होर्डिंग लगाई गई है। साफ तौर पर इस होर्डिंग में शिवपाल, अखिलेश यादव ये सब दिख रहे हैं। ये होर्डिंग मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाई गई, जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियाँ, हिजाब हटाया जा रहा है, सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं, छुआ ही तो क्या कहकर जुर्म को हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता बताते हैं। अंधेरे के इस दौर में एक आवाज़ बेबाक है, अखिलेश यादव ढाल बनकर नारी के सम्मान में साथ हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो फोटो था वो भी यहाँ पर जो क्रॉप करके लगाया गया इस होर्डिंग में, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो हिजाब का विवाद था वो अब लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है।
लेकिन देखिए, इसी हिजाब के मुद्दे पर दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते और दिखाते हैं। अभी हफ्ते भर पहले की बात है, ऑस्ट्रिया की सरकार ने 14 साल से कम उम्र की छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, बकायदा कानून बनाकर कि बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं जाएंगी। लेकिन हैरत की बात पता है क्या, ये फैसला वहां मान लिया गया। वहां भारत जैसी हाय तौबा नहीं मच रही, जबकि वहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, ये भी आप जान लीजिए। और केवल ऑस्ट्रिया नहीं है, बल्कि कई देश ऐसे हैं जहां सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के बुर्का या हिजाब पहनने पर पाबंदी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रिया ने अपने यहाँ जो छात्राएं उन्हें हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, वो तो आपने देख ही लिया, हमने आपको खबर बताई। फ्रांस में ये 2011 में ही हो चुका है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले हिजाब और नकाब पहनने पर बैन लगाया था। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर मनाही है, वहां भी 2011 से ही ये नियम लागू है। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है, वहां जून 2018 में बकायदा कानून बनाया गया था कि अस्पताल और स्कूल जैसी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना होगा। जर्मनी में साल 2016 में वहां की सरकार ने पूरी तरह से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी थी। नॉर्वे में छात्र तो दूर, टीचर भी चेहरा ढककर स्कूल नहीं आ सकते। स्पेन के कई शहरों में लोकल लेवल पर यह फैसला लिया गया है कि वहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढककर निकलना मना है। ब्रिटेन, जहां तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं, वहां के स्कूल में भी हिजाब और नकाब की इजाजत नहीं है। आप समझिए, कई देशों में यह फॉर्मूला है। हालांकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस बार खूब हो हल्ला मचता रहा है। याद होगा आपको, पहले कर्नाटक और फिर केरल में एक स्कूल में छात्राओं का नकाब हटाए जाने पर कैसा बवाल मच गया था। कई दिनों तक हिजाब पर बहस चलती रही थी। कुछ जगहों पर इससे जुड़े नियम भी बनाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिजाब या फिर नकाब पर बैन की मांग क्यों उठती है? जब ये मांग उठती है, मुसलमान इसे इस्लाम से जोड़ते हुए इसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? और इस विचारधारा को हवा देने का काम पाकिस्तान करता है, जो खुद 2 मुस्लिम देशों का लीडर बनने की जुगत में लगा हुआ है। और इसीलिए वो दुनिया के हर मुल्क में मुसलमानों का झंडा बरदार बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो लोगों को इस्लाम और कट्टरपंथ के नाम पर बरगलाकर दुनिया भर में आतंकियों की होम डिलीवरी करने पर तुला हुआ है। यह हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ, उसके तार भी इसी नापाक आतंकिस्तान से जुड़ते दिखे थे। जानकारी मिली थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि सिडनी में हुआ हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। सिडनी हमले में दोनों आरोपी साजिद और नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल के हैं। शुरुआती जांच के बाद यह दावा किया गया कि वो दोनों सिडनी हमले से पहले फिलीपींस गए थे। फिलीपींस क्यों? क्योंकि ये देश धीरे धीरे आतंक का नया गढ़ बनता जा रहा है। फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा जो है, वहां पर चरमपंथी और कट्टरपंथी संगठनों के कंट्रोल में वो पूरी तरह से आ चुका है। वहां पाकिस्तान और उसके जैसे कई देशों की फंडिंग से इस्लामिक स्टेट की विचारधारा पर काम किया जा रहा है। मतलब वहां पर फिलीपींस में मौजूद चरमपंथी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत करने के मंसूबे पालकर बैठे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों का मानना है कि हमलावर साजिद और नवीद इसी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से जुड़े हुए थे और वो फिलीपींस में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। और इस कट्टरपंथ के जहर के चलते ही आप समझिए कि दोनों बाप बेटों ने सिडनी में मासूम यहूदियों को निशाना बनाया। 16 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं, अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहां यहूदियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उनके त्योहार पर चुनकर गोलीबारी की गई, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम में हुआ था। वहां भी लोगों को धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी, हिंदुओं को गोली मारी गई। मतलब ये फिरका परस्त मानसिकता अब तेजी से, बहुत तेजी से पैर पसार रही है और ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दुनिया के जिन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है। एक तरफ पाकिस्तानी मौलाना नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर AIMIM के भाईजान भी धमकी दे रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो मिल रही बताएं। नीतीश कुमार को AIMIM की धमकी सामने आई है। कहा है कि अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने ये महाराष्ट्र में नहीं किया, इम्तियाज ये कह रहे हैं, वरना पता चल जाता कहां हो सलामत नहीं जाते। सामने आ गए तो इन्हें औकात दिखा देंगे। इम्तियाज जलील के ये बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र में नहीं किया। महाराष्ट्र से आते हैं ये इम्तियाज जलील और इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ महाराष्ट्र में नहीं किया, वरना पता चल जाता कहां हो।
हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई, लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान, खुद ही ऐसा बोल रहे हैं और खुद ही चाह रहे हैं कि दिखाएं। आप इनकी मंशा समझ जाइए कि इनको सिर्फ स्क्रीन स्पेस चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इनको ये भी नहीं पता कि नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। खैर, ये फिरका परस्त मानसिकता अब तेजी से पैर पसार रही है और अब तो पाकिस्तान के पाले गुंडे खुलेआम धमकियां देने पर उतर आए। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी दे दी। उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाया, उसका अंजाम भुगतना होगा, बड़ी बड़ी बातें कर दी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। टाइम है ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। नीतीश को पाकिस्तानी डॉन की धमकी। नीतीश ने हटाया नकाब तो बिलबिला उठा पाक। कैमरे के पीछे बैठकर खुद को शेर समझने वाले इस चूहे का नाम शहजाद भट्टी है। काम पाकिस्तान में गैंग वॉर करवाकर अपने घर की रोटी चलाता है। उसने नीतीश कुमार को यह धमकी दी है कि उन्होंने मुस्लिम लड़की के चेहरे से नकाब हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। हालांकि वो अकेला नहीं है, पाकिस्तान की मंत्री भी इस मुद्दे पर हाय तौबा मचाने से पीछे नहीं हटी। कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। भारत में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति जारी है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हिजाब और बुर्के पर बैन लगा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए कई देश पहले ही हिजाब बैन कर चुके हैं और बहुत से देश ये कदम उठाते जा रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर देशों में इस मुद्दे पर कोई हल्ला नहीं मचा, लेकिन भारत में ये मुद्दा जब चाहे तब चर्चा का विषय बन जाता है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान की आतंक परस्त मानसिकता है या फिर हिजाब के नाम पर चीखने चिल्लाने वाले इन लोगों को पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बरगलाता है? तभी तो जब जब ये मुद्दा उछलता है पाकिस्तान इस आग में घी डालने से पीछे नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तानी मुल्ला नीतीश कुमार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कुछ मौलाना योग और सूर्य नमस्कार के नाम पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश में है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां योगी फोर्स, आप तस्वीर देखेंगे जहां योगी फोर्स देखिए किस तरह से गौकशी करने वालों का इलाज कर रही है। जहां बरेली के अंदर 2 शातिर गौकशों को योगी फोर्स ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है और आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि कैसे कार्रवाई चल रही है, ये भी आप जानते रहे। योगी फोर्स के ऑपरेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरेली में गौकश पकड़े गए। कुछ ना हुआ। कुछ ना हुआ। अब एक तरफ बरेली में
योगी फोर्स इलाज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर में रामपुरी जायका के नाम से दुकान खोलकर मीट बेचने वाले पर, दुकानदार पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कैसा उनका जायका बिगाड़ दिया, आप तस्वीर में देखिए। और देखिए, राम के नाम पर दुकान खोलकर मीट बेचने की जरूरत क्या है? क्या किसी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश है या फिर भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की कोशिश है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि भारतीय संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है। सुनिए। इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का, और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है और संस्कृति भी यही कहती है। राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। देखिए, अब एक तरफ सीएम योगी का कहना है कि हमारी संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है, तो वहीं संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले का कहना है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि मानव धर्म है। और साथ ही उनका कहना है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें योग करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमने ऐसे एक समाज को खड़ा किया हमारे पूर्वजों ने। अब देखो, उदाहरण के लिए 21 जून को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। योग के, प्राणायाम के, सूर्य नमस्कार के इस क्रिया को, इस कल्पना को किसने जन्म दी? हमारे पूर्वजों ने, हिंदुओं ने। क्या किसी एक के लिए किया? केवल हिंदुओं के लिए, केवल भारतीयों के लिए नहीं। हासबोले ने क्या कुछ कहा आपने सुना। अब आप उनकी बातों के कुछ की पॉइंटर्स समझिए। हम आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं जिससे उनकी पूरी बात क्लियर हो सके। देखिए, पहली बात जो उन्होंने कही, हिंदू धर्म जीवन जीने की कला है, हिंदू धर्म ही ये मानव धर्म है। पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें, मुसलमान सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, मुसलमानों को प्राणायाम करने की भी आजादी है। दत्तात्रेय हासबोले का साफ कहना है कि हिंदू धर्म एक मानव धर्म है और इसके तहत मुसलमान भी नदियों की पूजा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, सेहतमंद बने रह सकते हैं। लेकिन हासबोले की इस बात से भी मौलाना किस कदर बिलबिला उठे, आपको सुनवाते हैं। इनसे हम सहमत नहीं है, जिसको करना है वो कर लें, लेकिन मुसलमान, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, उसी के सामने अपने माथे को टेकते हैं, अपने पेशानी को रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। दत्तात्रेय हासबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से, हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। इस्लाम का जो सबसे पहला फलसफा है, मौलाना जिस सूर्य नमस्कार, योग और प्राणायाम का सिर्फ इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसका हिंदू धर्म से ताल्लुक है। तो चलिए आपको इन तीनों ही आसनों के फायदे के बारे में बता देते हैं, फिर आप बताइएगा कि इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने की क्या जरूरत है। जान लीजिए। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के फायदे सबसे पहले बता रहे हैं। लचीलापन और ताकत बढ़ाता है, वजन घटाने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, रक्त संचार सुधारता है, हृदय स्वस्थ रखता है। योग के फायदे क्या क्या हैं? तनाव, चिंता, डिप्रेशन कम होता है, इम्यूनिटी और ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्तचाप और हृदय जो स्वास्थ्य है वो सुधरता है, इम्यूनिटी और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। प्राणायाम के फायदे भी जान लीजिए। फेफड़ों की क्षमता और श्वसन तंत्र, खासकर दिल्ली में जो रहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम करें, मजबूत करें, रक्त संचार सुधार, ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, थकान कम होती है, मानसिक शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। अब आप बताइए इसमें हिंदू मुसलमान क्या है? ये तो खाली व्यायाम है और व्यायाम करने में कोई धर्म देखने की तो जरूरत नहीं होती है। आपको क्या लगता है? जरूर सोचिएगा इस पर। रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।